गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइव स्टेनो क्लासेस। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आपकी डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कहा जाता है जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति की पहचान उसके ज्ञान से होनी चाहिए, किसी अन्य आधार पर नहीं, किंतु जाति आधारित व्यवस्था ने एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भिन्न बना दिया है। स्टॉप। यूं तो भारत में प्राचीन काल में कर्म आधारित जाति को अत्यंत उपयोगी सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखा गया है, लेकिन समय के साथ साथ कर्म आधारित जाति व्यवस्था जन्म आधारित सामाजिक व्यवस्था की संकीर्ण रूढ़ियों से जकड़ गई है और फिर धीरे धीरे सामाजिक विखंडन की ऐसी प्रक्रिया आरंभ हुई कि किसी युग में समाज को जोड़कर परस्पर पूरक बनाने तथा राजनीति, आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से सामाजिक एकता को सुदृढ़ बनाने के लिए जो व्यवस्था की गई थी, वही समय बीतने के साथ अनुपयोगी सिद्ध होने लगी है। स्टॉप। कुछ ऐसी कुरीतियाँ एवं कुप्रथाएं ने जन्म लिया, जो समाज द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के कारण पनपी और उनके उल्लंघन को समाज के इन तथाकथित कर्णधारों ने दंडनीय अपराध घोषित कर दिया। स्टॉप। सामाजिक बहिष्कार का दंड विधान और समाज से बहिष्कृत होने का भय किसी मुस्लिम को हिंदू से या हिंदू को मुस्लिम से या फिर एक जाति के सदस्य को किसी अन्य जाति के सदस्य से प्रेम या विवाह करने से रोकता है। स्टॉप। N.K. दत्त ने अपनी पुस्तक ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कास्ट्स ऑफ इंडिया में जाति को परिभाषित करते हुए लिखा है, जाति जन्मजात आधार पर सामाजिक संरक्षण और खंड विभाजन की एक गतिशील व्यवस्था है, जो अपने सदस्यों पर खान पान, विवाह, पेशा एवं सामाजिक सहवासों से संबंध अनेक या कुछ प्रतिबंध लगाती है। स्टॉप। संभवतः मानव समाज में स्त्रीकरण का विकास वंशागत और सामाजिक दोनों कारणों से हुआ है। स्टॉप। वंशागत स्त्रीकरण जातिगत स्त्रीकरण है, जबकि सामाजिक स्त्रीकरण गैर जातिगत स्त्रीकरण है। स्टॉप। वंशागत स्त्रीकरण से दो भिन्न समाजों के विलय का बोध हो जाता है। स्टॉप। जब एक जाति समूह दूसरे जातीय समूह या समूहों पर स्थायी रूप से न्यूनाधिक प्रबल हो जाता है तो वंशागत स्त्रीकरण निर्मित हो जाता है। स्टॉप। भारत में हिंदू जाति व्यवस्था इसी प्रकार के स्त्रीकरण का उदाहरण है। स्टॉप। हिंदू समाज भारत की आदिकालीन जातियों और आर्य जातियों के विलय से बना है। स्टॉप। सामाजिक स्त्रीकरण में एक समाज के अंतर्गत पद स्तरों की एक व्यवस्था विकसित होती है। स्टॉप। धर्मशास्त्र के अनुसार हिंदू समुदाय को गुण एवं कर्म के आधार पर 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। भारतीय समाज परंपरागत रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों में विभक्त माना जाता है। स्टॉप। श्रीमद् भगवत गीता में भी चतुर्थ वर्ण की विवेचना की गई है। गुण एवं
कर्म के आधार पर समाज को 4 वर्णों में बांटे जाने का उल्लेख किया गया है। स्टॉप। समय के साथ साथ इन्हीं 4 वर्णों में से असंख्य जातियों का उद्भव हुआ है। स्टॉप। भारतीय सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करने के क्रम में प्रसिद्ध समाजशास्त्री M.N. श्रीनिवास ने वर्ण प्रारूप एवं जाति प्रारूप की अवधारणा सामने रखी, जहाँ वर्ण प्रारूप पाठ्यात्मक है वहीं जाति प्रारूप संदर्भात्मक है। पाठ्यात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत हम उपरोक्त 4 वर्णों की मुख्य विशेषताओं के आधार पर विभिन्न जातियों के एक सामान्य स्तरीकरण की पहचान करते हैं। स्टॉप। जबकि किसी जाति विशेष की विशिष्ट विशेषताओं एवं सामाजिक स्तरीकरण में वास्तविक स्थिति की पहचान के लिए हमें जाति प्रारूप संबंधी संदर्भात्मक दृष्टिकोण का सहारा लेना पड़ता है, जो अधिक सटीक एवं प्रासंगिक है। स्टॉप। भारतीय जाति व्यवस्था में बदलते हुए मूल्यों के साथ परिवर्तन हो रहा है। स्टॉप। आज धन एवं शिक्षा जैसी सुविधाएं उच्च एवं निम्न दोनों जातियों के सदस्यों की पहुंच के भीतर हो गई है। स्टॉप। इन परिवर्तनों का आरंभ मुख्य रूप से 19वीं शताब्दी से हुआ, जब राजा राम मोहन राय और कुछ अन्य प्रगतिवादियों ने जाति व्यवस्था के विरोध में आवाज़ उठानी शुरू की। स्टॉप। भारत के स्वतंत्र होने के बाद जब यहाँ समतावादी मूल्यों पर आधारित लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना हुई, तब जाति व्यवस्था के नियमों में बहुत सी तेजी से परिवर्तन होने लगा। स्टॉप। औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, शिक्षा, स्त्री जागरूकता एवं गतिशीलता में वृद्धि होने से जाति व्यवस्था के बंधन शिथिल पड़ने लगे। स्टॉप। इसके अतिरिक्त, जाति पंचायतों तथा संयुक्त परिवार के विघटन के कारण जाति व्यवस्था को उसकी पुराने रूप में बनाए रखना संभव नहीं रह गया। स्टॉप। इसके साथ ही अनेक सामाजिक अधिनियमों ने भी जाति व्यवस्था की स्थिरता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। स्टॉप। स्वयं जाति व्यवस्था से उत्पन्न दोषों ने भी लोगों में इसकी उपयोगिता के बारे में संदेह उत्पन्न कर दिया है। स्टॉप। जातिगत विभेद को दूर करके ही एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। स्टॉप। इसलिए यह व्यवस्था की गई है कि राज्य किसी भी नागरिक के प्रति धर्म, वंश अथवा जाति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। स्टॉप। संविधान के अनुच्छेद 38(1) में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि राज्य प्रभावकारी ढंग से एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना और संरक्षण द्वारा लोक कल्याण में वृद्धि करेगा, जिससे राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं द्वारा व्यक्तियों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके। स्टॉप। इस भावना के अनुरूप अस्पृश्यता, वैवाहिक, निर्योग्यता, स्त्रियों की निम्न स्थिति तथा जन्म पर आधारित सामाजिक विभेदीकरण को समाप्त करने के लिए बहुत से सामाजिक अधिनियम पारित किए गए हैं, जिनसे जाति के आधार पर स्तंभ तेजी से ढहने लगे हैं। स्टॉप। इससे निष्कर्ष यह निकाला जा सकता है कि वर्षों से चली आ रही परंपराएं जब युगानुकूल नहीं रहती, तो कोई प्रबुद्ध समाज उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने में संकोच नहीं करता। स्टॉप। जो समाज परिवर्तन की आवश्यकता महसूस होने पर भी परिवेश की उपेक्षा करते हुए और पूर्व स्थापित व्यवस्थाओं की वर्तमान में अनुकूलता की परवाह किए बिना उसका अंधाधुंधीकरण करता है, वह समाज पिछड़ जाता है। स्टॉप। वह समाज न केवल
अन्य समसामयिक समाजों से अलग थलग पड़ने लगता है, बल्कि उसके सदस्यों के बीच विद्रोह एवं संघर्ष की स्थितियों से उभरने का खतरा भी मंडराने लगता है। स्टॉप। इस प्रकार, महात्मा गांधी के इस कथन को नहीं भूला जा सकता है, कि जाति प्रथा भारत माता के माथे का कलंक है और वह राष्ट्र जीवित नहीं रह सकता, जहाँ मानव को अछूता समझा जाता हो। स्टॉप। इसके साथ ही जवाहरलाल नेहरू की बातें आज भी प्रासंगिक है। भारत में जाति पाति प्राचीन काल में चाहे कितनी भी उपयोगी रही हो, पर आज सभी प्रकार की उन्नति के रास्ते पर भारी बाधा और रुकावट बन गई है। स्टॉप। आज इसे जड़ से उखाड़कर अपनी सामाजिक रचना को नया रूप देने की आवश्यकता है। स्टॉप। थैंक यू।